हाय गाइस, हम लोग फिर एक बार लौट आए हैं स्क्विड गेम एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं हूं आपके साथ अर्शिका और आप देख रहे हैं वेब क्रेज। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां अली की डेड बॉडी और बाकी प्लेयर्स की डेड बॉडी को ले जाया जाता है जलाने के लिए, और फ्रंटमैन अब सोल्जर्स से कह रहा होता है कि जितना जल्दी हो सके घुसपैठिए यानी कि जुनहो को पकड़ लिया जाए, क्योंकि वीआईपी सब जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद जितने भी जिंदा प्लेयर्स होते हैं वो अपने रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मिन्यो जिंदा है, और अब मिन्यो जिंदा ऐसे है कि वो एक कमजोर कड़ी है, यानी कि बीच का बिच्छू है जिसका कोई पार्टनर नहीं होता और जो बहुत ही ज्यादा कमजोर एक प्लेयर होता है, और इसी वजह से वो जिंदा बच गई है। तो वहीं फ्रंटमैन अब एक कॉल अटेंड करता है जिसमें वो वीआईपी से बात कर रहा होता है, जहाँ वीआईपी फ्रंटमैन को कहते हैं कि वो लोग गेम बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और फ्रंटमैन कहता है कि जल्द ही होस्ट अब वहां पर पहुंच जाएंगे, होस्ट वीआईपी का इंतजार करे हैं। जिसके बाद फ्रंटमैन इस बात पर गौर करता है कि वो कभी भी फोन का रिसीवर उल्टा नहीं रखता है, और वो अपनी बंदूक को अपने हाथ में लेगा और अब जुनहो से यानी कि घुसपैठी से बात करते हुए कहेगा कि तुमने ये गलती कर दी, मैं कभी भी रिसीवर उल्टा नहीं रखता हूँ, और जो तुमने गोली चलाई थी वो कोरिया पुलिस की गोली थी, एक पुलिस वाला, वो भी बिना पार्टनर के यहाँ कैसे, और मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सिप्योक और सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो फ्रूट खा रहे होते हैं, और सांगवू जोहिन को देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा सैड बैठा होता है, और सांगवू अब जीहुन से कहने वाला है कि तुम्हें दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी वैसे भी बूढ़ा था और उसे तो मरना ही था। है कि अगर तुम्हें देखना ही है शोक मनाते हुए तो उस आदमी को तो देखो, उसकी पार्टनर तो उसकी बीवी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सोल्जर्स जिस डेड बॉडी को पाते हैं अब उस डेड बॉडी के पास से अब उन्हें मिल जाने वाला है जुनहो का आईडी कार्ड, और फाइनली अब उनके सामने एक फोटोग्राफ है और उनके लिए जुनहो को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान हो गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर प्लेयर रूम को दिखाया जाता है, जहां वो आदमी जिसकी बीवी की मौत हो चुकी है वो बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है, और सबसे बहुत ही ज्यादा वो प्लीड करने लगता है कि प्लीज इस गेम को अब खत्म करो, और सब लोग एक साथ क्विट करते हैं। जिसके बाद अब सांगू उसे रोकता है और कहता है कि तुमने क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है, इतनी दूर तक तुम आए ही क्यों, अगर तुम्हें जाना ही था, और अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है अपनी बीवी की मौत का तो उसकी जगह तुम्हें मरना चाहिए था। इसके बाद जीहुन अब उस आखिरी कंचे को देखता है जो कि ओल्ड मैन ने उसे दिया होता है, और फिर उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। जिसके बाद फ्रंटमैन अब होस्ट को बताने वाला है कि वीआईपीज पहुंच गए हैं, और फिर होस्ट अपना मास्क उतारता है। जिसके बाद अब फ्रंटमैन होस्ट की जगह वीआईपीज का वेलकम करेगा और उनसे माफी चाहेगा कि होस्ट उनका वेलकम इस बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी अर्जेंट काम से किसी अर्जेंट बिजनेस की वजह से बिजी हैं। जिसके बाद वीआईपीज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अगले गेम को देखने के लिए, और फिर वीआईपीज टेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जुनहो एक वेटर को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी शिफ्ट अब खत्म हुई, और फिर उसके कपड़े ले लेता है और फिर अपने फोन को अपने कोट के एक हाथ में रख लेता है, जिससे वो आसानी से सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, और फिर मास्क लगा लेता है। जिसके बाद प्लेयर रूम की अब लाइट्स ऑन हो जाती है और फिर वर्कर्स आते हैं कॉफिन लेकर, और जिस आदमी की बीवी मर गई थी अब उसने खुदकुशी कर ली होती है। तो वही फिफ्थ गेम भी स्टार्ट हो जाने वाला है, जहां सारे प्लेयर्स को अब गेम हॉल में बुलाया जाता है, जहां वीआईपीज बड़े एक कमरे में बैठे होते हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन पर अब वो सारी चीजों को देख रहे होते हैं और सारे प्लेयर्स को भी देख रहे होते हैं, जहां जुनहो सबको ड्रिंक सर्व करता है और सारी चीजों को नोटिस करता है और रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो अब एक वीआईपी अब जुनहो को अपने पास बुलाता है, उससे ड्रिंक ले लेता है और फिर अगले गेम के लिए पूछता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन अगले गेम का एक छोटा वर्जन सबको दिखाता है, और अगला गेम है स्टेपिंग स्टोन। सभी प्लेयर्स को अब प्लेयर एरिया में पहुंचाया जाता है, जहां सबको अब 16 वेस्ट सामने दिखाई देती है, जिन पर सीरियल नंबर होता है 1 से 16 तक, और सभी प्लेयर्स को गेम शुरू होने से पहले 1 से 16 के बीच का कोई भी नंबर या कोई भी पुतला चुनना है। जीहुन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि वो कौन सा नंबर चुने, और फिर जो आदमी पादरी होता है जो हमेशा प्रेयर करता रहता है वो जाकर अब सबसे पहले 6th वेस्ट को चुन लेता है। जिसके बाद अगला आदमी 7th को चुनता है, और फिर बीच में से जितने भी जो नंबर्स होते हैं वो एक एक करके निकल जाते हैं, और फिर फ्रंटमैन प्लेयर्स की थोड़ी सी मदद करता है और उन्हें अनाउंसमेंट करके बताता है कि जितने भी नंबर्स हैं उन्हीं के हिसाब से आपकी बारी आएगी, और आपको एक नंबर कोई भी चुनना होगा। जहां फिर जीहुन जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर वो नंबर के हिसाब से खेलना है तो छोटा नंबर बेहतर होगा, और वो पहले की तरफ बढ़ता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं पहले जाऊंगा तो सबसे ज्यादा खतरा मुझ पर ही होगा, तो पीछे वाला नंबर ही लेना चाहिए, जिससे अब मैं पीछे रह सकूं, और तब तक मैं एक प्लान भी बना सकता हूँ, जहां सांगवू आकर और बाकी लोग आकर अब बाकी के जो नंबर्स होते हैं उन्हें भी चुन लेते हैं, और अब सिर्फ नंबर बचे हैं 1 से 16 तक ही। जहां जीहुन अब ये एक नंबर को पकड़ने के लिए चला जाता है और कुछ देर सोचता है। जिसके बाद अब जीहुन के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं हमेशा ही सबसे पीछे रह गया हूँ, तो प्लीज मुझे एक नंबर लेने दीजिए, और फिर जीहुन को अब 16 नंबर की वेस्ट मिल जाती है। जहां फाइनली अब गेम स्टार्ट हो जाता है, जहां गेम अब कुछ इस तरीके से होने वाला है कि हर स्टेपिंग स्टोन में अब 2 तरीके के ग्लास लगे हैं, एक टेम्पर ग्लास और एक नॉर्मल ग्लास। जहाँ टेम्पर ग्लास एक साथ 2 लोगों का वजन सह सकता है, तो वहीं जो नॉर्मल ग्लास है वो एक आदमी का भी बोझ नहीं सह पाएगा, और 18 ग्लास की जोड़ियां हैं, जिनमें से अंदाजा लगाकर सिर्फ टेम्पर ग्लास के ऊपर ही पैर रखना है। जो भी सही टेम्पर ग्लास के ऊपर पैर रखते हुए पार कर जाएगा ब्रिज को वो जीत जाएगा। तो नंबर 1 वाला आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उससे ही अब गेम शुरू होगा, और अब जीहुन की तरफ वो देखता है। जिसके बाद वो आदमी आगे बढ़ता है और वो वीआईपी जो होता है जिसने पहले जुनहो को बुलाया था अब उसे फिर एक बार बुलाता है और ड्रिंक मांगता है, और वीआईपी अब जुनहो आपको अपने पास ही बैठने के लिए जिद करता है और उसे जबरदस्ती बिठा लेता है।
जिसके बाद गेम का ड्यूरेशन सिर्फ 16 मिनट का होने वाला है और 16 मिनट के अंदर सबको अब ब्रिज को पार करना होगा, जहां वो आदमी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सब उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं और डॉक्सो जो होता है वो भी कहता है कि जल्दी से जाओ वरना मैं तुझे धक्का मार दूंगा। जिसके बाद वो आदमी पहला स्टेप लेता है और बाकी लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें रास्ता मिल जाएगा। जिसके बाद वो जैसे ही सेकंड स्टेप लेता है कि वो अब नॉर्मल ग्लास के ऊपर पैर रख देता है और फिर वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो वीआईपी जो होता है जिसने जुन्हो को अपने पास बिठा लिया होता है अब जुन्हो की आंखों की तारीफ करता है। तो वही अगली पेयर एक औरत होती है और वो नीचे गिर जाती है अपने अगले ही स्टेप में क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और छोटे वर्जन से भी अब उस औरत के नंबर के एक गोटी को नीचे गिरा दिया जाता है, यानी कि जिस तरीके से बड़े वाले वर्जन में वो प्लेयर्स खेलेंगे वैसा ही छोटे वाले वर्जन में भी फेरबदल कर दिए जाएंगे। जिसके बाद अगली बारी मैथ्स टीचर की होती है जो कि स्टेप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है। वो 3-4 स्टेप बहुत ही ठीक लेता है, फिर चौथे स्टेप में वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। और फिर अगला आदमी जो होता है वो एक अपनी पीछे वाली बूढ़ी औरत से पूछता है कि वो मैथ्स टीचर जो था वो किस तरीके से आगे बढ़ा था। तो वो औरत और उसके पीछे वाले लोग उसे बहुत ही ज़्यादा उल्टे पुल्टे कहते हैं कि वो शायद दाएं गया था, फिर कहते हैं कि वो शायद बाएं गया था। फिर वो आदमी जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है वो बायां कदम होता है और वो आदमी गिर जाता है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है और वो बूढ़ी औरत कहती है कि शायद दाएं जाना था। वो वीआईपी जुन्हो को उसका मास्क उतारने को कहता है और अब 10 ग्लास बचे हैं और लोग खड़े हैं 11, जहां जीहुन कहता है कि अगर हम एक एक या दो दो ग्लास ठीक से चुनेंगे तो हम सब बच सकते हैं, जहां सांगो कहता है कि अगर आगे वाले लोग डर गए और टाइम वेस्ट करने लगे तो हम पर खतरा बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो आदमी जो होता है पादरी वाला वो बीच गेम में ही प्रेयर करने लगता है और उसके पीछे वाला आदमी उसे धक्का मारने के लिए जब उसके स्टेप के ऊपर आगे गिरता है तो अब वो पादरी उसी आदमी को धक्का मार देता है। जिसके बाद उसके पीछे वाला आदमी अब पादरी को धक्का मार देता है और फिर जो आदमी अब बच गया होता है उसके पीछे होता है डॉक्सो। जिसके बाद आदमी डॉक्सो से कहता है कि तुम मुझे धक्का मत मारना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो डॉक्सो से कहता है कि मैं तुझे क्यों मारूंगा, तो मेरी शील है। जिसके बाद अब जीहुन की भी बारी आ जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है। तो सिबियोक उसे बताती है कि बाएं जाना है। जिसके बाद डॉक्सो आगे बढ़ता है और उसके आगे का जो आदमी होता है वो उसे बताता है कि शायद टेम्पर ग्लास और नॉर्मल ग्लास का जो कलर है वो अलग होता है और अगले कदम में उसकी भी मौत हो जाती है, जहाँ अब डॉक्सो ही सबसे ज्यादा आगे हो जाता है और टाइम बचा है सिर्फ 6 मिनट का। और अब डॉक्सो आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, जहां सांगू बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा होता है और अब वो वीआईपी जुन्हो को बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है कि तो अपना चेहरा दिखा। जहां वीआईपी जो होता है उससे रुकने के लिए कहता है जुन्हो और कहता है कि अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया आपको तो वो बाद में मुझे मार देंगे जब आप यहाँ से चले जाएंगे। तो वो वीआईपी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से जाने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद अब जुन्हो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब उस वीआईपी से कहने वाला है कि प्लीज मुझे किसी ऐसी जगह ले चलिए जहां हम दोनों अकेले हों। जिसके बाद डॉक्सो के पीछे वाला आदमी उससे कहता है कि आगे बढ़ो, तो वो इनकार कर देता है और उसके पीछे वाला आदमी कहता है कि मैं तुझे धक्का मार दूंगा। तो डॉक्सो कहता है कि आगे अगर तुझे जाना तो आगे जाना या फिर सब लोग साथ में बनेंगे। जिसके बाद वीआईपी जो होता है जुन्हो को अब मास्क हटा देता है और एक ऐसे कमरे में लेके गया होता है उसे जहाँ कोई नहीं होता और कहता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा चेहरा नहीं है जिसे मास्क के पीछे छिपाया जाना चाहिए। फिर जुन्हो जो होता है एक्शन में आता है और उस वीआईपी के सर पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि मुझे गेम के बारे में सब कुछ बताओ और फिर उसे वो रिकॉर्ड भी कर लेता है। जिसके बाद अब टाइम से 4 मिनट और 48 सेकंड्स का बचा होता है और डॉक्सो के पीछे वाला आदमी जो होता है उसे भी डॉक्सो अब धक्का मार देता है और अब डॉक्सो के पीछे है मिनियो, जहां डॉक्सो मिनियो को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और मिनियो कहती है कि चल साइड दे मुझे, मुझे आगे जाना है। तो डॉक्सो खुश हो जाता है कि चलो अब मेरे आगे मिनियो हो जाएगी तो उसकी पहले मौत होगी, लेकिन डॉक्सो को ये नहीं पता कि मिनियो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। और मिनियो अब डॉक्सो से कहती है कि मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तू मुझे धोखा देगा तो मैं तुझे मार दूंगी। और वो डॉक्सो को कमर से पकड़ लेती है और खुद भी डॉक्सो के साथ नीचे कूद जाती है। जिसके बाद फ्रंटमैन नोटिस करता है कि बहुत देर से वो वीआईपी वापस नहीं आया है और फिर वीआईपी के रूम को चेक करते हैं तो देखते हैं कि वीआईपी वहां पर बेहोश पड़ा था और अब सिर्फ 4 लोग ही गेम में बचे हैं, जहां सांगू के आगे वाला आदमी जो होता है वो 30 सालों से एक ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब वो ये पहचान पाता है कि कौन सा टेम्पर ग्लास और कौन सा नॉर्मल ग्लास और वो लोग काफी आसानी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद जेहुन कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो अब वो आदमी कहता है कि क्यों बताता, उन लोगों ने मुझे मारने की कितनी बार कोशिश करी। जिसके बाद वीआईपी इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग इतने आराम से कैसे आगे निकल रहे हैं। तो अब फ्रंटमैन बताता है कि उस आदमी को एक्सपीरियंस है ग्लास फैक्ट्री में काम करने का और अब गेम को टफ बनाने के लिए फ्रंटमैन सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। जिसके बाद उस आदमी को रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही होती है लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद, तो उसे अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल महसूस होती है ग्लास पहचाने में। तो वहीं अब वीआईपी का रूम खोल दिया जाता है जहां पर जुन्हो को वो लेकर गया था और अब जुन्हो यानी कि घुसपैठी की तलाश जारी हो जाती है। तो वहीं सांगू अब उस आदमी के ऊपर प्रेशर बनाता है कि जल्दी फैसला करो, टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। जहां जीहुन जो होता है वो भी दिख रहा होता है कि सांगू क्या कर रहा है और फिर जब सांगू देखता है कि वो आदमी पहचान ही नहीं पा रहा कि सही ग्लास कौन सा है, तो सांगू उस आदमी के पीछे चला जाएगा और उस आदमी को अब नीचे धक्का मार देगा, जिससे अब सांगू को पता चल जाएगा कि सही ग्लास कौन सा है। जिसके बाद अब फ्रंटमैन जुन्हो को देख लेने वाला है जो कि सीक्रेट रूम से भाग रहा होता है, फिर उसकी तलाश के लिए वो नीचे निकल जाता है। जिसके बाद अब एन वक्त पर अब सांगू, जीहुन और सिब्योक अब गेम को सर्वाइव कर लेंगे और फिर गेम के खत्म होते ही पूरे ब्रिज के सारे कांचों को एक साथ फोड़ दिया जाता है। सारे कांच आकर अब सांगू, जीहुन और सिब्योक के ऊपर गिरते हैं, जहां सांगू के चेहरे के ऊपर काफी कांच लगते हैं, जहां जीहुन के हाथ पे चोट लग जाती है तो वहीं सिब्योक के अब पेट में बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है और सिब्योक कहती है जियोंग।
जिसके बाद सीक्रेट टनल का जो डोर होता है वो खुल जाता है। फिर जुनहो की तलाश जारी होती है, जहाँ जुनहो जो होता है वो समुद्री रास्ते से बाहर निकल गया होता है और वर्कर्स उसकी तलाश में बोट पर बाहर निकल चुके होते हैं। और यहीं पर अब 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब शो की जो कहानी है वो बहुत ही सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स ले चुकी है कि किस तरीके से अब जुनहो बचेगा और अब कौन सा होने वाला है 6th गेम। जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और एपिसोड का सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आगे के एपिसोड की सारी अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। फिर मुलाकात होगी स्क्विड गेम के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन में। तो एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर इंतजार करें, हम फिर एक बार लौट आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।